टू ऑल माय वॉरियर्स इसलिए बिकॉज आप लोग बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हो, तो यू ऑल आर वॉरियर्स। तो आज से आप सभी मेरे लिए वॉरियर्स हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? G7 समिट के बारे में। वैसे तो G7 समिट होता था, नेता आते थे, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा है कि G7 समिट रक्षा मंत्रियों के बीच में किया जा रहा है, रक्षा मंत्रियों का आमंत्रित किया गया है। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम G7 आपका जब से आया है, स्थापित हुआ है, तब से लेकर के अभी हम 2024 तक की बात करें तो कभी भी स्पेशली जो रक्षा मंत्री हैं उनको इनवाइट नहीं किया गया था। पहली बार ऐसा है कि रक्षा मंत्रियों के लिए G समिट आपका बुलाया जा रहा है। क्या कारण हो सकता है? आप सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन वॉर और जो मिडिल ईस्ट की स्थिति है वो यहाँ पर मुख्य कारण है। बातें करनी है, सुलझाने का प्रयास करना है और देखना है कि कैसे हम इस युद्ध को विराम कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में हमास के जो नेता थे उनको मार दिया गया है इजराइल के द्वारा। यहाँ पे कहा जा रहा था कि अब आप इस युद्ध आप कर रहे हो उसको रोक दीजिए, लेकिन नेतन्याहू का कहना है, बेंजामिन नेतन्याहू का, कि नहीं, अभी ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, तो जब तक मैं इसको जड़ से खत्म नहीं कर दूंगा, इस पर अपना आधिपत्य नहीं जमा लूंगा, तब तक मैं इस युद्ध को समाप्त नहीं करूंगा। तो फाइनली यहाँ पर अमेरिका के कहने पर भी इजराइल ने अपने आप को पीछे नहीं किया। खैर, आगे बात कर लेते हैं। तो मध्य पूर्व में तनाव के बीच इतिहास में पहली बार G7 के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। जाने वजह क्या है? वजह मैंने आपको पहले ही बताई। वजह ये है कि ये जो युद्ध चल रहे हैं और इससे पूरे विश्व पर असर पड़ रहा है और आपको दिखाई भी दे रहा होगा, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो, हर एक चीज क्रैश होती हुई दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्रूड ऑयल के लिए इंडिया परेशान हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं हम इसे, G7। इतिहास में पहली बार है कि रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है। ठीक है, मीटिंग की मेजबानी इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने की है। एंड दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसके द्वारा की गई है। बैठक में एजेंडे में मुख्य वैश्विक संघर्षों और अस्थिरता के क्षेत्र पर चर्चाएं शामिल है। आगे बात कर लेते हैं भाई। बैठक में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन भी भाग ले रहे हैं और इसका एक सत्र जो है रूस यूक्रेन युद्ध में पूरी तरीके से समर्पित है कि जितने भी G7 कंट्रीज हैं ये तय करेंगे कि कैसे युद्ध को यहाँ पर समाप्त किया जाए और दोनों के बीच में कैसे संधि करवाई जाए। आपकी इस पर क्या राय है? मुझे अवश्य बताइएगा कि क्या G7 इसमें मुख्य भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अभी तक तो इंडिया से कहा जा रहा था। जेलेंस्की ने मोदी जी से बात करी थी, ठीक है, पुतिन ने भी मोदी जी से बात करी थी एंड मोदी जी ने भी पुतिन जी से बात करी थी, लेकिन फाइनल कोई डिसीजन अभी तक दोनों ही देशों के बीच से नहीं निकल करके आया है। इंडिया ने बस इतना कहा है कि आपको युद्ध रोक देना चाहिए। जेलेंस्की को भी आश्वासन दिया है कि हम आपकी जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करेंगे। और आप सभी को पता होना चाहिए, तो हमारे पास जो क्यूब्स है, जो मेडिकल क्यूब्स हैं, वो भी प्रोवाइड करवाए थे सरकार ने। किसको? जेलेंस्की जी को। चलिए आगे बात कर लेते हैं। रक्षा को समर्पित एक सत्र में भी निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि एक प्रभावी परामर्श मंच के रूप में G7 की भूमिका आखिर क्या है, इसको हमें बढ़ावा देना है। राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर साझा दृष्टिकोण को अपनाना है। अच्छा, G7 के लिए इंपॉर्टेंट चीज आपको ये मैं बता दूं कि कभी भी जो G7 ग्रुप है, इसका समर्थन जितने भी आप देखोगे कि जो पर्यावरण एनजीओ है या पर्यावरणीय जो ग्रुप है, वो इसके विरोध में रहते हैं। रीजन, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बात करता है प्रगति की, सिर्फ और सिर्फ ये बात करते हैं निवेश की, सिर्फ और सिर्फ ये बात करते हैं एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। ठीक है, कि जहां पर हमें पैसा मिले, हमारा व्यापार बढ़े। यहाँ पर अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट को ध्यान में रख करके कोई काम करना हो तो इसकी कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए जब भी G7 की मीटिंग्स होती हैं, आप देखिए कि इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी पर्यावरणीय समर्थक हैं वो इसका विरोध करते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। मध्य पूर्व में हालात पर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। देखिए, इटालियन G7 प्रेसिडेंट के एक बयान में कहा कि मध्य पूर्व में चिंताजनक हालात पर भी यहाँ पर चर्चा होगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी स्थिति अब क्रिएट हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में। गाजा युद्ध में विराम और दो राज्य समाधान की ओर ले जाने वाली राजनीतिक प्रक्रिया को लेकर के हमारी साझा प्रतिबद्धता है कि कैसे हमें दोनों को सुलझाना है। इसके अलावा बढ़ती अस्थिरता, एंड दैट्स द मेन पॉइंट, सबको इससे इफेक्ट पड़ रहा है ना, सिर्फ इंडिया से नहीं जूझ रहा है भाई, सारी कंट्रीज इससे जूझ रही है और अस्थिरता बढ़ती जा रही है। तो ये जो बढ़ती अस्थिरता है, हमें एक तो इसे रोकना है।
नियंत्रित करने के उद्देश्य से संभावित कार्रवाई की हमें पहचान करनी है और पूरे क्षेत्रीय सुधार परिदृश्य पर हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। हिंद प्रशांत भी यहाँ पर एजेंडे में शामिल है इस बार के G7 में। तो रक्षा मंत्री हिंद प्रशांत क्षेत्र की गतिशीलता पर भी ध्यान आकर्षित करेंगे और यहाँ पर इंडिया का अच्छा खासा इंटरफेरेंस फिर रहने वाला है अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात आती है। तो यह क्षेत्र वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक संतुलन के लिए तेजी से निर्णायक भूमिका निभा रहा है, क्योंकि यदि मैं बात करूं समुद्री व्यापार मार्ग की, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र का अपने आप में बहुत बड़ा एक रोल हो जाता है। और यहाँ यदि मैं बात करूं चाइना के इंटरफेरेंस की, तो वो तो अलग लेवल का हमेशा ही बना रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, चाइना इसका सदस्य नहीं है, पहले मैं बता दूं, और इसीलिए हम चाइना को टैकल करने के लिए यहाँ पर बात करके अपने समिट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। ग्रुप ऑफ 7 एक आंतरिक सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है, और जहां अर्थव्यवस्था जुड़ जाती है, आर्थिक लाभ जुड़ जाता है, वह पर्यावरण को बहुत तरीके से ध्यान में नहीं दिया जाता, और ये तो वैसे भी नहीं देते हैं, इसीलिए इसका विरोध होता है। इसमें सदस्य की बात कर लूं मैं तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। यूरोप संघ EU एक इसका गैर गणना सदस्य माना जाता है, लेकिन ये मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे तो इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है मीटिंग्स में, तो वैसे ये भी है। ग्रुप के प्रत्येक सदस्य के सरकार या फिर राज्य प्रमुख या फिर यूरोपियन संघ के आयोग के जो अध्यक्ष है और यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष है, वो सालाना आपके G7 शिखर सम्मेलन में मुलाकात करते हैं। बट दैट्स द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पर रक्षा मंत्री बुलाए गए हैं। G7 यूरोपीय संघ के अन्य उच्च रैंकिंग अधिकारियों की मुलाकात का सिलसिला साल भर यहाँ पर चलता रहता है, और बाकी तो आपकी ये सालाना बैठक इसकी होती है, प्रत्येक वर्ष आयोजित करी जाती है। G7 क्या है, यदि ये देखो, देखिए दुनिया की 7 सबसे बड़ी यहाँ पर बोला जाता है कि कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले द्रव्य कहा जा रहा है ना, कथित है। अब ये मानते हैं कि दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती है, और एक बहुत बड़ी एक तरीके से मैं कह दूं GDP का ये समर्थन करती है, समूह को यहाँ पर ये दर्शाती है। ठीक है, इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन एंड अमेरिका है। ग्रुप ऑफ 7 एज आई टोल्ड यू किसको कहा जाता है, समूह खुद को बोलते हैं कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज, यानी कि मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय। इसको बेसिकली खुद को ही कहते हैं कि हम मूल्यों का आदर करने वाले समुदाय हैं। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र, कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हो जाते हैं। इन सिद्धांतों पर यह वर्क करता है। आखिर और क्या क्या काम है इनके, देखिए शुरुआत में ये 6 देशों का समूह था जब ये बना ही था आपका, और इसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। ठीक है, इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट से संभावित समाधानों पर विचार किया गया था कि कैसे हम इस जो संकट इस टाइम वर्तमान में बना हुआ है इससे छुटकारा पा सकते हैं। बाद में कनाडा इस समूह में शामिल हो गया और इस तरीके से ये G7 बन गया। G7 देशों में मंत्री और नौकरशाह आपसी हितों के मामलों पर यहाँ पर हर साल चर्चा करते हैं, चाहे वो आपसी उनके प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो उनके आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट चलाना है किसी दूसरे देश को, ये आपसी सहयोग उसमें प्रदान करेंगे, चाहे वो आप टेक्नोलॉजी से ले लीजिए, चाहे वो आर्थिक ले लीजिए, पैसों के तौर पर ले लीजिए, तो वो सारे एक दूसरे को हेल्प करते हैं उसमें। ठीक है, व्यापार के क्षेत्र में ये इनका बहुत बड़ा एक दूसरे के साथ जो साझा व्यापार है वो चलता रहता है भाई। आगे बात करते हैं, प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी इस समूह की अध्यक्षता करता है और 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी यहाँ पर होती है। ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, HIV एड्स एंड वैश्विक सुरक्षा जैसे कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर हर साल इस पर बात करी ही जाती है। शिखर सम्मेलन के अंत में एक सूचना जारी की जाती है जिसके तहत सहमति के बिंदुओं पर चर्चा होती है कि भाई अब इस G7 देशों में कौन कौन से देश हैं जो इन पॉइंट्स पर सहमत हुए, एंड देन फाइनल डिसीजन आ जाता है कि भाई अब इस पर पॉलिसी बनाएंगे हम 7 देश मिलकर के। तो जिनकी जो बिंदु होती है, सहमति बिंदु होती है, उस पर ये बात करते हैं। आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। इस साल की यदि बात करें तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो आमंत्रित किए गए थे और इसका मुख्य विषय था असमानता के खिलाफ लड़ाई। और इसमें आप देखोगे तो हर साल शिखर सम्मेलन के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। रीजन यही है कि पर्यावरण कार्यकर्ताओं को लेकर के पूंजीवाद के खिलाफ है, क्योंकि ये पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं जैसे मैंने बताया था, तो इसलिए जितने भी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो ये था G7 के बारे में जिसके बारे में हमने चर्चा करी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा, एंड थैंक यू so much.